इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है टीआरसी बेतिया के। चलिए, तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से शुरू होती है जब कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आता है। तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस किस संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, यानी कि कैबिनेट मिशन ने ही ये उपाय सुझाए थे जिसके आधार पर भारत के संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि संविधान सभा का जो गठन जो है कब किया गया। तो जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। और फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन के बारे में घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई और यह मुख्यतः 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे वे भारत सचिव थे। और यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत सचिव आखिर होता कहाँ था। तो भारत सचिव होता था लंदन में, ब्रिटेन में, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो 1857 की क्रांति जो हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें अंग्रेज जीत गए। जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। और जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल होता था लॉर्ड कैनिंग, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। और पूरा प्रशासन अब वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? भारत सचिव के प्रति। और लंदन में यहाँ तो जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया और इस वायसराय के जो कार्य था वो देखता था यहाँ का प्रशासन इंडिया का, और उस वायसराय के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, मैंने अच्छा से कर रहा है कि नहीं, इसके लिए बनाया गया ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारत सचिव। तो वहीं एक भारत सचिव का पोस्ट क्रिएट हुआ कब? 1857 की क्रांति के बाद। और वो भारत सचिव किसको जवाब देता था? सरकार को, और सरकार जवाब देती थी महारानी को। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया कि फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा की गई कि कैबिनेट मिशन बनाया जाएगा जो भारत में सत्ता के हस्तांतरण का कार्य करेगी। सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ माने किस प्रकार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जाए इसका खोज करेगी। और इसमें 3 सदस्य बनाया गया कैबिनेट मिशन में। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री था। ठीक है, और तीसरा था स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। भारत सचिव कौन था? पैथिक लॉरेंस। और इसी के नेतृत्व में, इसी पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो यहाँ बीपीएससी में प्रश्न ये पूछा था कि किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, और साथ ही स्ट्रोफोर्ड जो क्रिप्स था वो बोर्ड ऑफ ट्रेड था। क्लियर है? और इसने इसका कार्य क्या था कि भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हेतु उपाय एवं संभावनाओं को खोजना है कि कैसे दिया जाए। और कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 से लेकर मई 1946 तक भारत में रहा। इससे पहले की कहानी पर चलते हैं। ये तो संविधान सभा के निर्माण का कार्य करेगा। इससे पहले संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप देने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1940 में किया गया। हालांकि देखा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस को जो है मैंने पूरे भारतीयों को शामिल कर दिया था अंग्रेजों ने। इसी के खिलाफ जितने भी कांग्रेस ने प्रांतों में सरकार बनाई थी उससे कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। जब वो कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया तो इसी को मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया। तो बार बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 1939। क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां मंत्रिमंडल बनाया था, जिन जिन राज्यों में त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद पाकिस्तान यानी कि पृथक भारत विभाजन की मांग 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। लेकिन फिर भी जब संविधान सभा के निर्माण की को मूर्त रूप देने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया तब मुस्लिम लीग ने भी उसमें सपोर्ट किया था। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942, क्योंकि भारत द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 42 में। तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी जो कैबिनेट मंत्री था स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स, उसने प्रस्ताव दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। अच्छी बात है। और संविधान भारत को डोमिनियन स्टेट और ब्रिटिश राष्ट्रकूल के बराबर दर्जा देगा।
और सभी देशी रियासतें और प्रांतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ का निर्माण किया जाएगा। तो ये सब कहानी है कैबिनेट मिशन के आने के पहले। अब होता है कि अंतरिम सरकार का गठन। तो 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 11 सहयोगियों के साथ, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, कहने का मतलब यह है कि 24 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कितने सहयोगी थे? 11। तो जवाहरलाल नेहरू एक हो गए और 11 सहयोगी हो गए, टोटल 12 हो गया। इन लोगों के द्वारा 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन किया गया। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछेगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। कुल कितने लोग थे? 12। जवाहरलाल नेहरू को लेकर 11, ठीक है, 12 हो गया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, हालांकि उसे शामिल होने का विकल्प कांग्रेस के द्वारा खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार में शामिल हुई। तो जब ये शामिल हो गई तो कांग्रेस ने क्या किया कि लीग के सदस्यों को शामिल करने के लिए 3 सदस्यों को इस्तीफा दिलवाया। क्लियर है? वे कौन कौन से सदस्य थे? सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस, सर सफात अहमद खां, इन 3 लोगों ने इस्तीफा दिया। खूब ध्यान से सुनिएगा। अब बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है तो कठिन से कठिन प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब यहां से फिर से मैं दोहरा देता हूं कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 व्यक्तियों को शामिल करके, यानी कि कुल 12 व्यक्तियों को मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अपने 5 सहयोगियों के साथ सरकार में शामिल हो गई। तो जब 5 वो आएगा लो तो यहाँ से कांग्रेस से कुछ लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कांग्रेस से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया। उसमें नाम है सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सर सफात अहमद। तो ये नाम याद रखना है। इसी में क्या करेगा, एगो चौथा नाम दे देगा, कहेगा निम्न में से किसने त्याग पत्र नहीं दिया था। तो नाम याद रखना है, सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस, सफात अहमद खां। ये 3 लोग इस्तीफा दिए, यानी कि 11 में से 3 चल गए, 8 बचा और 5 को मुस्लिम लीग शामिल हो गया। अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के बाद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। क्लियर है? अब चलिए, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही 5 को तले के शामिल हो गया अंतरिम सरकार में, लेकिन मुस्लिम लीग संविधान सभा के निर्माण में शामिल नहीं हुई। तो मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को औपचारिक रूप से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट अध्यक्ष बने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध करने के साथ साथ पाकिस्तान की मांग को और मजबूती से रखा और इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु 20 फरवरी 1947 की घोषणा में कहा गया कि राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए जून 1948 तक जो है राज सत्ता भारत को सौंप दिया जाएगा। यानी अंग्रेजों ने कहा कि जून 1948 तक हम आजाद कर देंगे। कब कहा? 48 तक, लेकिन देश आजाद कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को। अब आता है कि अंतरिम सरकार में शामिल सदस्य कौन कौन थे। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री यानी कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, उसके अलावा राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले किसके पास थे? तो ये अंतरिम सरकार का बात हो रहा है। अब ठीक जब स्वतंत्र भारत हो गया 15 अगस्त 47 को, वो मंत्रिमंडल बना, उसमें प्रधानमंत्री कौन बना था? राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास, विदेश विभाग और वैज्ञानिक शोध पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब ध्यान रखना, मिला के पढ़ना है। अंतरिम सरकार में कौन थे और भारत की आजादी के बाद कौन व्यक्ति। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि अंतरिम सरकार में शामिल सदस्य कौन थे और देश की आजादी के बाद जब 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुआ तो उसमें कौन स्वतंत्र भारत के मंत्री थे। तो अंतरिम में हो गया आपको कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, विदेशी मामले ठीक है और राष्ट्रमंडल वाला ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देश की आजादी के बाद भी प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू के पास, विदेशी विभाग, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध जैसे इसरो माने जो भी वैज्ञानिक कार्य होगा। क्लियर है?
राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, तो उसमें भी खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, और देश की आजादी के बाद भी राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्लियर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसारण था, होम मिनिस्ट्री प्लस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। कैसा? और देश जब आजाद हुआ तब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री तो थे ही, साथ ही राज्यों से संबंधित मामले भी उन्हीं के पास आ गए। लगभग मिला जुला के एक काम है गृह मंत्री का ही। ठीक है। रक्षा विभाग जो था अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह के पास था। सभी प्रश्न पूछता है कि रक्षा विभाग किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास। क्लियर है। और यहां पर जो है रक्षा विभाग भी सरदार बलदेव सिंह के पास था। अभी तक हमने जो लोगों के बारे में पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बलदेव सिंह, इन सभी लोगों के पास, और उसके अलावा वल्लभ भाई पटेल, वही विभाग थे जो स्वतंत्र भारत में थे, वो भी अंतरिम सरकार में थे। क्लियर है। अब आइए, शिक्षा जो था, एजुकेशन, वो अंतरिम सरकार में सी राजागोपालाचारी के पास था। और जब देश स्वतंत्र भारत का जब मंत्रिमंडल गठन हुआ तो यहां पर किसके पास आ जाता है शिक्षा विभाग? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने पुस्तक लिखा है इंडिया मीन्स फ्रीडम। इसने बहुत पूछता है इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो हम लोग को याद रखना है क्योंकि हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। और अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। अच्छा, रेलवे जो था वो अंतरिम सरकार में आसफ अली के पास था। किसके पास था? आसफ अली के पास। और यहाँ जो है रेलवे एवं परिवहन जॉन मथाई के पास आ गया। अंतरिम सरकार में रेलवे आसफ अली और स्वतंत्र भारत में जॉन मथाई। क्लियर है। अच्छा, और जबकि जॉन मथाई को वहां पर अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का प्रभार दिया गया था। क्लियर है। तो आसफ अली क्या हो गए? स्वतंत्र भारत में गायब हो गए। वो अंतरिम सरकार में ही आसफ अली थे रेलवे में। और रेलवे विभाग किसको दे दिया गया? जॉन मथाई को। ठीक है, रेलवे एवं परिवहन। और जॉन मथाई को अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री दिया गया था, नागरिक आपूर्ति। ठीक है। जगजीवन राम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिहार के सासाराम से थे हुए, और उन्हीं की बेटी मीरा कुमार जो 2009 में लोकसभा अध्यक्ष बने थे, वो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे अंतरिम सरकार में। देखिए, अंतरिम सरकार में श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट किसके पास था? जगजीवन राम के पास। और यहां पर भी श्रम विभाग जो है जगजीवन राम के पास है। क्लियर है, स्वतंत्र भारत में। अच्छा, बंदरगाह एवं खान विभाग जो था CH भाभा के पास था अंतरिम सरकार में। ठीक है। और यहाँ जो खान एवं ऊर्जा BN गॉडगिल के पास आ जाता है स्वतंत्र भारत में। ठीक है। तो यहां से अच्छा, वित्त विभाग किसके पास आया स्वतंत्र भारत में? षणमुखम शेट्टी, याद रखना है नाम, वही पूछता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास था स्वतंत्र भारत में? षणमुखम शेट्टी के पास। ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? तो राजकुमारी अमृत कौर के पास, राजकुमारी अमृत कौर के पास था। क्लियर है, याद रखिएगा लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। और वाणिज्य विभाग CH भाभा। जो वाणिज्य विभाग CH भाभा के पास स्वतंत्र भारत में था, वहीं अंतरिम सरकार में CH भाभा के पास बंदरगाह एवं खान विभाग था। ठीक है। रफी अहमद किदवई के पास था संचार, टेलीकम्युनिकेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, यही न जनसंघ है जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना है। बीजेपी का पूर्ववर्ती नाम क्या है? जनसंघ। और कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू से विवाद हो जाने के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। कब? 1951 में। और वही जनसंघ जो है आगे बढ़ते बढ़ते अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारतीय जनता पार्टी हो गया, जो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और नेतृत्व क्षमता किसके पास है? श्री नरेंद्र मोदी, देश के चहेते प्रधानमंत्री के पास। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास स्वतंत्र भारत का उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसके पास था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। और वहां अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई के पास। क्लियर है। और खान एवं ऊर्जा विभाग BN गॉडगिल। तो ये ऐसी चीजें हैं कि नाम से है,
और इसको बिना याद किए समझे, माने याद किए कोई गुजारा नहीं। ठीक है, अब आइए कि भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम बनाया गया सन 1947 में, उस पर कुछ हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है, तो यहाँ से जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया और जुलाई 1946 में किया गया। और कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टोफेट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, और पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही कैबिनेट मिशन आई थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में की गई थी। और स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल के उपाध्यक्ष या सचिव थे। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने दिया? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। और कमिश्नर क्षेत्रों में कौन कौन था? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, मेरठ। ठीक है, और 93 देसी रियासत के थे। मिशन जो कैबिनेट मिशन था, इसके अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। और चुनाव क्या था? जनसंख्या के आधार पर, और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक। ठीक है, और जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय चुने गए। इस सबको याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान देना है। 9 दिसंबर 46 को प्रथम बैठक हुआ दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोररी अध्यक्ष बने और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 46 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि नहीं भाई, हमको पाकिस्तान दे दो, हम अपना निश्चिंत रहेंगे। आज भी निश्चिंत है वो। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो बाद में ये भी होशियारे थे वल्लभ भाई पटेल, पुलिसिया कार्रवाई द्वारा मिला लिए, धो धा के मिला लिए। अच्छा, एक प्रश्न बार बार फंसता है, देखिए, लोग कहता है सहायक संधि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सब्सिडरी अलायंस। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत किसने किया था, उसका जनक कौन था, तो उसका जनक था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, उसको माने आगे कौन बढ़ा दिया, उसका बढ़िया से प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक संधि किया किसके साथ गया? अवध के साथ। और सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो हैदराबाद। ध्यान देना है दोनों प्रश्न पर। सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ किया गया? अवध के साथ। अवध के साथ। और सहायक संधि को देखिए, दोनों प्रश्न 2 टाइप से पूछेगा कि सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ किया गया? अवध के साथ। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम कौन था? हैदराबाद। इस तरह प्रश्न पूछेगा, फंसेगा नहीं ना। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि आखिर सब्सिडरी अलायंस है क्या? सेना मेरा रहेगा आपके यहाँ, रक्षा करेगा आपका, अब बदले में आप पैसा दीजिएगा सेना का। हाँ, समझ गए? अब जिस भावना से आप समझे कि मैंने सेना मेरा, आदमी हमार, रक्षा करी तोहार, तेरा कोने रही खाई पी तू ओकर पूरा कपड़ा लाता पैसा वैसा सब दो, लेकिन सेना के कर हमार। जैया हम कहें कि लौट आओ तो ये तरह के छोड़ दियो इंगे बिना नाती पाती। अमेरिका जापान का किया है। ठीक है, चलिए। प्रांतों एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान दिया गया। याद रखिएगा, बड़ी पूछता है, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान। ठीक है, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया, मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम सिख हो गया, और बाकी साधारण में सब जाता गया। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कुछ बनाने के लिए समितियां गठित की गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान यहाँ देना है कि संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अलावा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्लियर है? देखिए, संघीय संविधान समिति जब संघ का बात कहेगा, केंद्र का, तो उसके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और जब राज्य संविधान समिति यानी कि प्रांतीय वाला कहेगा, प्रांत में जो बटा था, तो इसके लिए हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि देशी रियासत को मिलाए वही, होम डिस्ट्रीब्यूशन के पास था।
प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, जहां भी संघ शब्द आएगा तो बढ़िया पोस्ट है, तो जवाहरलाल नेहरू खींचिए लेंगे अपने तरफ। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता उन्हीं के द्वारा की गई थी और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को उन्हीं की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया, तो खींचिए लेंगे अपने पक्ष में। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के परामर्श समिति 2 उप समितियां बनाई गई। मौलिक अधिकार उप समिति, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल, और जब उसका सब कमेटी बनाया गया उप समिति, तो उसके अध्यक्ष हो गए जेबी कृपलानी, और देश की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक के बारे में कह रहा है एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, 213 समान, 79 मुसलमान, 4 सिख, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या कितनी थी? 33। एसटी की संख्या 33, महिला सदस्यों की संख्या 15। याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य चुनी गई थी, एसटी की संख्या 33 वो लोग चुना गया था। अब यहाँ से जो 15 गो महिला हैं, इस सबका नाम याद रखना जरूरी है। हालांकि अभी तक तो हमको ऐसा प्रश्न नहीं मिला है कि निम्न में से कौन संविधान सभा में महिला नहीं थी, लेकिन इसमें मुख्य जो नाम है उसको याद कर लेना है। जैसे सब पढ़ देते हैं, जैसे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, जो यूएनओ में हिंदी में भाषण दी थी। राजकुमारी अमृत कौर, उसके अलावा सरोजनी नायडू, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है? सरोजनी नायडू ने। रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रे, कमला चौधरी, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षियानी बेलियादुन, बेगम एजाज रसूल, एनी मैक्रीन और अम्मू स्वामीनाथन। मैंने कहने का मतलब 15 नाम ध्यान में रहना चाहिए। अगर जहिया प्रश्न पूछ दिया कि निम्न में से कौन जो है संविधान सभा में चुनी गई महिलाओं में शामिल नहीं थी, तो याद रहेगा, तब न ऑड इवन छाटिएगा। तो संविधान सभा में एसटी की संख्या 33, महिलाओं की संख्या 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुई। तो बार बार पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 46 को अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, और ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर है? अच्छा, 22 जनवरी 1947 में आई को उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति हुआ। देखिए दिन कितना लग गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। और बीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। खूब ध्यान से सुनिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति एक ही है। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तब बीएन राव होंगे। क्लियर है? तो ये 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी वाला, जिसमें भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये सब नाम याद रखना है। पूछता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हो गए। 7 सदस्यीय टीम है। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया माणिक लाल मुंशी, ये मुंशी का नाम सुने हैं ना, वही है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, और एन माधव राव कब आए? बीएल मित्र के स्थान पर। वो अस्वस्थ हो गए थे, इसीलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। किसने? बीएल मित्र। तब आए एन माधव राव। और डीपी खेतान आए जब 1948 में। डीपी खेतान की मृत्यु जब 1948 में हो गई तो टी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी कितने सदस्यीय आयोग था? 7 सदस्यीय। अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? भीमराव अम्बेडकर। और 7 का नाम याद रखना है, ठीक है।
संविधान सभा में भीम माने जो सदस्यों का चुनाव हो रहा था 10 लाख जनसंख्या पर, तो भीमराव अंबेडकर का पहली बार जो चुनाव हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन जब देश का बंटवारा 1947 में हो गया तो चुनाव कहाँ से हुआ? बॉम्बे से। बहुत अच्छा। उसके बाद अच्छा, मुस्लिम लीग जो शामिल हुआ था 26 अक्टूबर 1946 को, याद रखिएगा डेट। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ? 26 अक्टूबर 46 को। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। 12 आदमी शामिल हुआ जवाहरलाल नेहरू को लेकर, जवाहरलाल नेहरू प्लस 11 आदमी, 3 आदमी उधर से रिटायर हुआ तो 5 आदमी मुस्लिम लीग घुस गए। वित्त विभाग जो था वहां पर दिया गया लियाकत अली को, जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वाणिज्य विभाग दिया गया आई चौधरीगर को। संचार दिया गया अब्दुल रब नस्तर को। विधि दिया गया जोगेंद्र नाथ मंडल को। और स्वास्थ्य दिया गया गजानतर अली खां को। हालांकि पाकिस्तान से संबंधित अब कोनो परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछता है। हमको लगता है कि भारत सरकार भी पाकिस्तान का नाम अब सुनना नहीं चाहती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, और भारतीय रियासतों का एकीकरण करने के लिए किसके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और उसके सचिव कौन थे? बीपी मेनन। बीपी मेनन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाद में ये क्या बनते हैं? रक्षा मंत्री भी बनते हैं आगे चलकर सरकार में। तो संविधान सभा की निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 114 दिन बहस हुआ। 114 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 114 दिन इस पर बहस हुआ और 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को, ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, बढ़ गया है। अच्छा, कहने का मतलब है कि देखिए 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। लागू करने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि उसी दिन बहुत, हम बोलिए, जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। हाँ, उसी यादों को संजोए रखने के लिए देखिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया गया था और वहीं से उन्होंने निर्णय लिया था कि इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के किया गया। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की 1929 में लाहौर वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने से पहले भारत को कहा जाता था कि हमको स्वराज चाहिए, और स्वराज कौन मांगता था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन स्वराज शब्द को वहां चेंज किया गया 1929 में और क्या कहा गया? हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट रूप से। हम कोई डोमिनियन नहीं रहेंगे, काम करें हम, हमरा पर रोकर लगेगा तुम, ये बात। ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी 50 को लागू कर दिया गया। बाकी सभी चीजें जो है 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया? अधीन। देखिए, पूछता है कि संविधान को अधिनियमित आत्मप्रेरित कब किया गया? तो 1949 में। लागू शब्द जब पूछेगा तो 1950 होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51-52 प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 51-52 में हुए आम चुनावों तक बनने के लिए नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करेगी। बहुत सारा इन्होंने काम किया। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बड़ी फस्ता है। देखिए, जनगण मन क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम जनगण मन राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। गीत और गान हो गया जनगण मन और गीत हो गया वंदे मातरम। इन दोनों को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई 1947 में
तिरंगा झंडा को अपना लिया गया। तो तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। और तिरंगा झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ट में जब विश्व कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था तो वहां मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा झंडा को फहराया गया और क्रांतिकारियों की माता मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। तो 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए, तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ। कुछ प्रश्न और इसमें बार बार फंसता है, उसको आप लोग जान जाइए कि अच्छा अच्छा बताइएगा। अच्छा, संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई थी 46। अच्छा, कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुआ था। ठीक है, प्रथम सत्र शुरू हुआ 9 से 23 दिसंबर 1946 को और अंतिम सत्र हुआ 14 से 26 नवंबर 1949 को और हस्ताक्षर हेतु जब बुलाई गई अंतिम दिन तो 24 जनवरी 1950 को और तब 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिए गए। ठीक है, और कुछ प्रश्न जो है पूछा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने मैंने चुनौती दे दिया था भारतीय संविधान को। कहने का मतलब है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ नहीं था, ये ऐसे ही मतलब मनोनीत कर लिया गया था विधानसभा द्वारा। तो संविधान सभा के गठन और उसके क्रियान्वयन के तुरंत बाद संविधान सभा की स्थिति के संबंध में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई ये सोवर्जिनिटी है कि नहीं, इसमें संप्रभुता है कि नहीं। तो इस विवाद को जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाप्त कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुसत्ता को प्रदर्शित करते हुए प्रस्ताव पारित किया है कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी की भी सत्ता के आदेश से संविधान सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा का विघटन कब होगा? जब संविधान सभा के स्वयं सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तब जाके संविधान सभा का विघटन होगा। यानी कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अच्छा बताइएगा लोग कि एक और चीज बार बार पूछा जाता है कि अच्छा, संघीय कार्य समिति का अध्यक्ष कौन थे? जब भी संघीय आएगा तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय कार्य समिति, संघीय संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, वहीं पूर्वोत्तर की 7 बहने मेघालय मिजोरम ये वाला, असम के लिए दूरस्थ एवं आंशिक दूरस्थ क्षेत्र के लिए उप समिति के सदस्य कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। मूल अधिकार के लिए उप समिति अभी पढ़े हैं लोग, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक मामलों के लिए HC मुखर्जी। प्रांतीय समिति का राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रांतीय समिति वाला हो जाएंगे ये, क्या नाम है इनका, जो वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा कार्य समिति जीबी मावलंकर, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने और लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। प्रत्यक्ष पत्र समिति आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के BN राव। देखिए, एक चीज प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है संप्रभुता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा में अधिक से अधिक प्रातिनिधिक स्वरूप प्रदान करने का हर संभव कोशिश की। मैंने कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति किस पार्टी से चुने गए थे? कांग्रेस से। तो कांग्रेस का लोग कहने का मतलब कि कांग्रेस से सब चीज है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर, AK अय्यर, सच्चिदानंद सिन्हा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये अलग पार्टी से थे और लीग के जो प्रतिनिधि मोहम्मद सादुल्ला भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। कहने का मतलब है मुस्लिम लीग से भी बहुत सारे लोगों ने जो चुनाव जीता तो भारत छोड़कर नहीं गए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है सभी वर्गों के लोग प्रतिनिधि शामिल थे। कुछ लोग को आता है कि वकीलों का स्वर्ग है, ये है वो है। ठीक है, और संविधान का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, माने जो लिखा गया तो उसमें ज्यादा क्या है, कानूनी बात माने ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार हमने जो है भारतीय संविधान से संबंधित
जो संवैधानिक विकास है इसको, इसके बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। देखिए कह रहा है कि कानून के प्रकांड विद्वानों का इसमें बोलबाला हो गया भारतीय संविधान में। तो संविधान सभा में कानून के बहुत बड़े विद्वान जैसे के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठाकुरदास भार्गव आदि शामिल थे। ये सभी व्यक्ति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और साथ ही न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांतों में भी आस्था रखते थे और मौलिक अधिकारों के भी समर्थक थे। तो कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल वाला भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी पद अमेरिका से लिया गया और सुप्रीम कोर्ट वाला जो व्यवस्था है, हाई कोर्ट वाला, सब अमेरिका से लिया गया है।